आगे करते हैं जी कुछ क्वेश्चंस वर्ब के। अब देखो जैसे हमने इसमें लिखा था बॉय हैज़ वॉर्न ए श्रंक नायलॉन शर्ट। अब देखो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना आपकी, ये इंग्लिश में दो काम करती है। पहला तो ये वर्ब है ही, तक तो यही काम हो गया इसका वर्ब बनने का, और दूसरा ही काम करती है एडजेक्टिव बनने का। ठीक है, अब कब ये एडजेक्टिव बनेगी कब ये वर्ब बनेगी इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये आपकी थर्ड फॉर्म बोर्ड पे आ जाते हैं, वहाँ समझ लेंगे अच्छे से इसको। जैसे हमने लिखा मान लो गिव। ठीक है, अब गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गिव, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। ठीक है, अब हमने कहा ना कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में दो काम करती है, वर्ब बनने का और ये एडजेक्टिव बनने का। ठीक है, तो एग्जांपल हम देखते हैं कैसे लिख पाएंगे इसको। जैसे हमने लिखा मान लो ही हैज़ गिवन अस सम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया we need to follow the given instructions। डन। अगर आपको ये कहा जाए आइडेंटिफाई करो कि आपको तो जो गिवन दिख रहा होगा, एक ये गिवन हो गया, दूसरा ये गिवन हो गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जी ये बताओ कौन सा गिवन तो मेन वर्ब है, ठीक है, और कौन सा गिवन एडजेक्टिव है, तो देखो काफ़ी तरीके से बता सकते हो। बहुत आसान सा तरीका क्या है, यहाँ पर लिखा आर्टिकल, और हमें पता है आर्टिकल के बाद कभी मेन वर्ब नहीं लिखी जाती। क्लियर इतनी बात, आर्टिकल के बाद कभी मेन वर्ब नहीं लिखी जाती। क्या लिखा जाता है फिर, नाउन लिखा जाता है, ये ना नाउन। ठीक है, और नाउन के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो गिवन क्या हो गया, एडजेक्टिव। एक तरीका तो ये हो गया कि आर्टिकल के बाद वर्ब नहीं आ सकती, तो हमें पता है गिवन दो ही काम करता है, वर्ब बनने का, एडजेक्टिव बनने का। अगर ये वर्ब नहीं है तो क्या फिर एडजेक्टिव। एक बात। दूसरी बात, अगर आप इसको मेन वर्ब कह भी दो ना गिवन को, सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमें पता है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना आपकी, वो बिना हेल्पिंग वर्ब की तो नहीं लिखी जाती। वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नहीं लिख पाओगे, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है इसके पहले, नहीं है, तो फिर ये मेन वर्ब नहीं हो सकती। तो कुल मिला के क्या बनेगा, एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे इसमें देखो ही हैज़ गिवन अस सम इंस्ट्रक्शंस। अब हमें पता है देखो इस सेंटेंस में, मतलब कोई भी आप सेंटेंस लिखना चाहोगे तो उसके लिए आपको कम से कम एक वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब हमारी ये रही। ठीक है, अब इसको जस्टिफाई कैसे करोगे थर्ड फॉर्म में, इसके पहले देखो हमने क्या लिखी, एक हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखी जाती है। मतलब पहली फॉर्म और ये पाँचवीं और ये सेकंड, ये तो आप बिना हेल्पिंग वर्ब के लिख भी पाओगे। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, मतलब जो आईएनजी वाली जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो आप बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लिख पाओगे। तो मैं कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जो थर्ड फॉर्म है ना आपकी, वर्ब की दो काम कर सकती है। ठीक है, तो इसमें तो चलो एक ही फॉर्म है इसकी, गिवन, दोनों की सेम है। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन बस ये पूछ सकता है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, ये क्या है, गिवन ये वाला। ठीक है, इसमें ऐसा मतलब मिस्टेक बनेगी नहीं कि थर्ड फॉर्म वाले की कुछ गलतियाँ हो जाएं, क्योंकि दोनों की सेम रहनी है। ठीक है, आगे देखो इसमें जैसे हमने ये लिखा, एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, ही हैज़ अ ब्रोकन चेयर। अब हमें पता है ब्रेक कौन सी फॉर्म होती है, पहली, ब्रोक दूसरी, और ब्रोकन तीसरी। क्लियर, हमें पता है थर्ड फॉर्म कितने काम करते हैं इंग्लिश में, दो, एडजेक्टिव बनने का और मेन वर्ब बनने का। ठीक है, एक बार इसमें और आइडेंटिफाई करना आप। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीज़ों को। ही हैज़ ब्रोकन ए चेयर। अब एक बार आप आइडेंटिफाई करो कि जो ब्रोकन लिखा है ना, कौन सा ब्रोकन एडजेक्टिव है, कौन सा मेन वर्ब है। दोनों ही मेन वर्ब है, दोनों ही एडजेक्टिव है, एक मेन वर्ब है एक एडजेक्टिव है। देखो जरा, फिर वही बात, आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल के बाद कभी वर्ब तो आती नहीं, नाउन लिखे जा सकते हैं, एडजेक्टिव लिखे जा सकते हैं, इस तरीके से हम लिख पाएंगे। अगर नाउन लिखा है तो फिर एडजेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, नाउन की मतलब प्रेजेंस होनी चाहिए। नाउन है, अब कैसी चेयर थी, टूटी हुई चेयर। ठीक है, तो क्या हो गया जी आपका एक एडजेक्टिव। और वैसे भी देखो
अगर ये मेन वर्ब होती इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है, इसको मत मानना। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कभी आर्टिकल नहीं लिखे जाते, ठीक है। तो ब्रोकन को आप मेन वर्ब मानना ही मत। एक बात इसमें देखो, ये पूरा आपका सेंटेंस है। कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए आपको क्या चाहिएगी, कम से कम एक वर्ब चाहिएगी, ठीक है। और अगर हमने ये वर्ब मान ली ना, तो ये तो थर्ड फॉर्म है, और इंग्लिश में वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ लिखी जाती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में। तो ब्रोकन क्या हो गया आपका, मेन वर्ब, और यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोकन एडजेक्टिव। क्लियर इतनी बात। अब देखो, अब ऐसा हर केस में ऐसा नहीं है कि इसमें तो क्या थी, जो एक ही फॉर्म है जो दोनों काम कर रही है, एडजेक्टिव का भी और वो भी, लेकिन कुछ एक में केस अलग है। जैसे हमने ये लिखा प्रूव, ठीक है, प्रूव्ड, प्रूव्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म एक होती है प्रूवन। मतलब इसमें दो थर्ड फॉर्म होगी आपकी, एक तो डेडिकेटेड है मेन वर्ब बनने के लिए, और दूसरे वाली डेडिकेटेड है एडजेक्टिव बनने के लिए। तो अगर आपको मान लो मेन वर्ब ही चाहिए ना, तो आप ये लिखना है, तो दोनों की दोनों थर्ड फॉर्म, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, दोनों की दोनों क्या है, थर्ड फॉर्म है। लेकिन ये सिर्फ मेन वर्ब ही बनेगी, और ये क्या बनेगी आपकी, एडजेक्टिव। क्लियर इतनी बात। ऐसे कुछ और भी वर्ब्स हैं, उनको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखो हमने लिखा श्रिंक, सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई, श्रिंक। थर्ड क्या होती है, श्रंक, और इसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है, श्रंकन। ये एडजेक्टिव बनेगी और ये वर्ब, ठीक है। ऐसे मान लो गेट हो गया, गोट, गोट, गोटन। ये गोटन वाली फॉर्म क्या बनेगी, एडजेक्टिव, और ये क्या बनेगी, मेन वर्ब। क्लियर। ऐसे ही मान लो ये हो गया सिंक, सैंक, संक, और ये हो गया आपकी संकन। ठीक है जी, क्लियर इतनी बात। क्लियर। ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपकी मेन वर्ब है। तो अगर आपको मान लो एडजेक्टिव की जरूरत है तो आप ये वाली फॉर्म यूज़ करना। हमने जो अब तक पढ़ा ना उसमें तो क्या था कि थर्ड फॉर्म जैसे गिवन थी आपकी, गिवन थर्ड फॉर्म दो काम कर रही थी, मतलब मेन वर्ब बनने का भी और एडजेक्टिव बनने का भी। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा अलग है। अगर आपको मान लो मेन वर्ब ही चाहिए तो श्रंक लिखना, अगर एडजेक्टिव चाहिए तो श्रंक लिखना। ऐसा इसमें और ऐसा इनमें। और भी वर्ब्स हैं लेकिन फ़िलहाल के लिए हम चीज़ों को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, इनसे हमारा काम चल जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा यह है था, बॉय, दिस बॉय हैज़ वोर्न ए श्रंक। अब देखो अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करें ना सेंटेंस को, ये सब्जेक्ट हो गया आपका इतना, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है, ये आपका आर्टिकल हो गया। अब हमने लिखा श्रंक, ठीक है। अभी हमने पढ़ा, अगर ध्यान है देखो, श्रंक कौन सी फॉर्म होती है वो आपकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। और ये क्या होता है आपका एडजेक्टिव। अगर आपको एडजेक्टिव चाहिए तो श्रंकल लिखना, नहीं तो श्रंक लिखना, ठीक है। अगर हमने आर्टिकल लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर इसके बाद आप थर्ड फॉर्म तो नहीं लिख पाओगे, वो आपकी आ ही नहीं सकती। अब देखो ये शर्ट नाउन है, अब कैसी शर्ट थी, श्रंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ी हुई, कॉन्टैक्ट हो जाती है ना कई बार शर्ट वॉश करने के बाद में जो शॉर्ट हो जाती है, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमें एडजेक्टिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, वर्ब तो जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आर्टिकल के बाद वर्ब नहीं लिख पाओगे आप। जैसे क्या लिखोगे यहाँ पे, श्रंकन, इसका आंसर होगा ये। क्लियर इतनी बात। तो इससे जुड़ी हमने काफ़ी चीज़ें जान ली, ठीक है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दो काम करती है आपकी इंग्लिश में। क्लियर, आगे चलो जी। देखो, हैव यू ओवरकेम ऑल द डिफ़िकल्टीज, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें बस ये पता होना चाहिए हैज़ या हैव के बाद कौन सी फॉर्म लिखी जाती है। कई बार पता होने के बावजूद भी ना हम थोड़ा सा ओवरलुक कर जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी भाई आपकी, ओवरकम। कम सेकंड फॉर्म होती है ना, सॉरी, कम फर्स्ट फॉर्म होती है, केम सेकंड होती है, और कम आपकी थर्ड होती है ना। तो यहाँ पे और कम लिखना, केम नहीं आएगा हैव के बाद। क्लियर, अगले पे चलो।
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्वेंटेड पेनिसिलिन वाइल ही वॉज वर्किंग इन हिज लेबोरेटरी। देखो हमने ना पिछले वीडियो में इसके बारे में जाना था कि इन्वेंट और डिस्कवर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। टू फाइंड समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, कुछ ऐसी चीज़ को प्राप्त करना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके लिए तो हमने क्या लिख लेंगे, डिस्कवर, और दैट ऑलरेडी डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करती, हम उसका एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं, ठीक है, क्लियर। जिसको हम एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं उसके लिए क्या लिखोगे, इन्वेंट, क्लियर। तो सिंपल सी ये बात है, जो पेनिसिलिन है ना आपका, पेनिसिलिन हमें प्राप्त होता है किससे, पेड़ों से। तो पेड़ तो पहले भी रहे होंगे, ये तो यानी कि वैज्ञानिकों ने आकर के कुछ नए पेड़ बना दिए, ठीक है। तो पेड़ पहले भी रहे होंगे, तो इन्वेंट तो नहीं आएगा, क्या आएगा, डिस्कवर। अभी सेकंड फॉर्म इन्वेंटेड, यहाँ पे क्या लिखोगे, डिस्कवर्ड, क्लियर। अगले पे आ जाओ। देखो जी, द शिप ड्रोन टू द बॉटम ऑफ द सी। देखो सिंक का मतलब क्या होता है और ड्रोन का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब डूबना होता है, ठीक है। दोनों का मतलब डूबना होता है। फ़र्क क्या होता है, अगर किसी आप नॉन लिविंग की बात कर रहे हो ना तो लिखना सिंक, अगर लिविंग की बात कर रहे हो तो क्या लिखोगे, ड्रोन। अब जो शिप है क्या है, नॉन लिविंग वाली कैटेगरी में, तो क्या लिखोगे यहाँ पे। अब ड्रोन देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है आपकी, है ना, तो सेकंड फॉर्म से रिप्लेस कर दो, सिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैंक, क्लियर। आगे आ जाओ। इसमें कोई लॉजिक नहीं, आपकी कहावत है, सुनी होगी आपने, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो ये आपकी ये होती है, एज यू सो सो सैल्यू रीप, मतलब जैसा बोगे। अब सो का मतलब बोना होता है, सीड्स को आप सो करते हो, बोना, ठीक है। अगले पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू दिस बुक वी डोंट नीड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन लिखूं, देखो हमने पढ़ा था कि जो नीड होता है ना, ये दो काम करता है, मॉडल बनने का और वर्ब बनने का। अगर मैं ये लिखूं, मान लो आई नीड नॉट टू गो, तो ऑब्वियस सी बात है गलत है। गलत होने की वजह, भाई नीड है मॉडल, नोट है, नोट के पहले क्या लिखी जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब भी होनी चाहिए, ये रही मेन वर्ब। अब मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म लिखी जाती है, मतलब सेकंड फॉर्म ना लिखें, थर्ड फॉर्म ना लिखें, आईएनजी वाली फॉर्म ना लिखें, या टू के साथ कुछ ना लिखें, हमेशा बेस फॉर्म लिखी जाएगी, ठीक है। तो इस टू को हटा दो जब भी मॉडल है, क्लियर। मॉडल नहीं है, जैसे हमने ये लिखा, मान लो आई डू नॉट नीड टू गो, ठीक है। अब हमें पता है नोट क्या है, नेगेटिव बनाने के लिए नोट को यूज़ करते हैं, एडवर्ब आपकी, ठीक है। डू हेल्पिंग वर्ब है, नीड मेन वर्ब है, और गो भी क्या आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। अब इंग्लिश में दो मेन वर्ब साथ तो आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तो साथ नहीं लिख पाओगे तो हमने क्या लिख देंगे इसमें, टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लिख देंगे, क्लियर, इतनी बात। तो अब इसमें देखो सिर्फ इतना जानना कि नीड यहाँ पे है क्या, मतलब नीड अगर मेन वर्ब है, ठीक है, तो अगर दूसरी वर्ब आ रही है तो उसका टू लिख देना। अगर ये मॉडल है तो टू नहीं लिखना, क्योंकि मॉडल तो क्या लेता है, बेस फॉर्म। अब आ जाओ जी, इसमें डू नोट है, मतलब इसको आप इस तरीके से ले सकते हो, डू नोट, उसका हमने नीड लिखा है, मतलब नीड क्या आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। अगर ये मेन वर्ब है तो ये भी मेन वर्ब है। अब दो मेन वर्ब तो साथ आ नहीं पाएंगे, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस बुक वी डू नॉट, मतलब डोंट नीड टू वेकअप, यहाँ पे टू इंसर्ट कर देना बस, यही आंसर है इसका, ठीक है। यहाँ पे आप टू लिख देना, क्लियर। आगे देखते, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज शैल बी बोर्न बाय द सेकंड पार्टी। अब देखो जो ये बोर्न है ना, ये होते हैं आपके, ठीक है। इस बोर्न का मतलब होता है पैदा होना, मतलब या इंग्लिश में लिख लो टू टेक बर्थ या गिव बर्थ, ठीक है। और इस बोर्न का मतलब होता है टू कैरी समथिंग। वो समथिंग कुछ भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, जिम्मेदारियाँ भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है, ठीक है।
तो जन्म होने की बात हो तो ये वाला लिख लेना, नहीं हो तो फिर ये वाली बात लिख लेना। अब देखो, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेल बी बोर्न बाय द सेकंड पार्टी, मतलब जितने की जिम्मेदारियां हैं ना वो सारी की सारी उनको कैरी कौन करेगा? सेकंड पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे जन्म होने की बात तो नहीं हो रही ना, तो बोर्न भी गलत है, क्या लिखोगे यहाँ पे? ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस समझ लेना आप आराम से। अगला देखो जी, इफ़ इट कांट बी रिपेयर यू वुड बेटर सेल इट इमीडिएटली। अब देखो, इसको समझने के लिए ना बोर्ड पे चलते हैं अपन। ये ना वॉइस का कंसेप्ट है, पैसिव वॉइस, ये सब चीज़ें। देखो, वॉइस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हो तो ठीक है, नहीं तो जान लो। एक्टिव वॉइस क्या होता है? इसमें आपका सब्जेक्ट ही डूअर होता है, हो गया एक्टिव वॉइस। और पैसिव में क्या होता है भाई? जिसमें सब्जेक्ट डूअर ना हो। इस बात को समझोगे कैसे? इस बात कैसे समझना, मैंने ये लिखा, मान लो ही रिपेयर्ड द मशीन। इसमें दो क्वेश्चन है, आपके आप बताना मतलब कौन किस में सब्जेक्ट डूअर है, किस में नहीं है। ठीक है, द मशीन वॉज रिपेयर्ड बाय हिम। दो क्वेश्चन देख पा रहे होगे, एक बार आइडेंटिफाई करो कौन सा एक्टिव में कौन सा पैसिव में। सोचो जरा, देखो ये वर्ब हो गई, इसमें ये वर्ब हो गई, सब्जेक्ट कौन है इसका? ही। तो रिपेयर करने का काम ही नहीं करा होगा, क्लियर। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? मशीन। ठीक है, अब कईयों को क्या लगता है सब्जेक्ट यही है, ठीक है, ये नहीं है भाई। बाई क्या होती है? प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्लियर। कईयों को हिम सब्जेक्ट लगेगा, लेकिन गलत है ये। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस का मतलब अगर आपका सब्जेक्ट ही डूअर है तो देखो, इसमें जो सब्जेक्ट है क्या वो कुछ काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या? रिपेयर करने का। किसको रिपेयर करने का? मशीन को। ये क्या आपका ऑब्जेक्ट पूरा। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट ही डूअर है तो एक्टिव, इसमें सब्जेक्ट कौन है? मशीन। ठीक है, क्या मशीन खुद को रिपेयर कर रही है? ओबियस सी बात नहीं कर रही होगी। रिपेयर किसने करी है? इसने रिपेयर करी है। तो अगर सब्जेक्ट डूअर ना हो, ठीक है, मतलब जो मशीन है ना वो डूअर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पैसिव। तो एक्टिव पैसिव का ये सीन रहता है। इसको बनाते कैसे हैं वो तो अलग चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल के लिए मतलब क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम इतना जान लेते हैं कि पैसिव कैसे बनाते हैं। जो ऑब्जेक्ट है वो तो बन जाता है सब्जेक्ट वो आपका, और जो सब्जेक्ट है ना, देखो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। किसका? प्रेपोजिशन का। वर्ब का नहीं बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट किसका? प्रेपोजिशन का। क्लियर। जैसे यहाँ पे हमने बना लिया। कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट को बनाओ सीधा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा ये ऑब्जेक्ट है? वुड का क्वेश्चन कर लो या होम का कर लो। अब देखो क्या रिपेयर करा उसने? मशीन। मशीन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बना दो इसको सब्जेक्ट, बन गया। अब जो आपकी सेकंड फॉर्म होती है ना इंग्लिश में, ठीक है, उसका का अगर पैसिव बनाना हो तो उसको चेंज करना वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब रिपेयर्ड सेकंड फॉर्म है, रिपेयर्ड थर्ड भी होती है, लेकिन थर्ड होती तो हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखी जाती ना, जो कि हमने नहीं लिखी है। इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो इसको वॉज या वर से बनेगा। मशीन क्या आपका? सिंगुलर, तो क्या लिख दोगे? वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम इसको लिखेंगे तो बाई लिखेंगे, क्योंकि हमें डूअर दिखाना है। डूअर कौन है? डूअर है कौन? ये हिम। तो बाई लिखा, और बाई प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखते हैं हम? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? ही का, हिम। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अगर ये समझ में आ गई है तो क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार। देखो जरा, क्वेश्चन ये है आपका, इफ़ इट कैन नॉट बी रिपेयर। सिर्फ इतने को देखना जो मैं लिख रहा हूँ आपको। यू वुड बेटर सेल इट इमीडिएटली। ये कहना चाह रहा, अगर ये रिपेयर नहीं हो सकता ना तो इससे बढ़िया है तुम इसको बेच दो इमीडिएटली, तुरंत। ठीक है, ये जो वर्ब दिख रही है ना आपको, इसका सब्जेक्ट कौन है? इट। इट का मतलब क्या रहा होगा? कोई मशीन रही होगी, हो सकता है रेडियो, हो सकता है टेलीविजन, हो सकता है फ़ोन, हमें नहीं पता इट का मतलब क्या है, लेकिन कोई मशीन रही होगी ये पता है। ठीक है, इट किसको रेफर कर रहा है हमें ये भी नहीं पता, किसी थिंग को कर रहा है, बस इतना हम गैस कर सकते हैं। डन। अब देखो, एक सेकेंड वो लाइट बंद कर देता हूँ।
वो लाइट जल रही थी, उसका रिफ्लेक्शन आता था, ध्यान आया वो। देखो कहाँ थे हम? हाँ, ये वर्ब है आपकी, ठीक है, और इसका सब्जेक्ट कौन है? इट है। और काम क्या हो रहा है यहाँ पे? रिपेयर करने का। और इट का मतलब मान लो मोबाइल ही है, कोई थिंग है, ठीक है। क्या मोबाइल रिपेयर करने का डूवर हो सकता है? क्या मोबाइल ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता। मतलब जो आपका डूवर है, कुल मिला के बात ये है कि वो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। क्लियर इतनी बात? जो डूवर है वो सब्जेक्ट नहीं है। डूवर तो कोई और रहा होगा रिपेयर करने की जिसने कोशिश करी होगी, या आप यूँ कह सकते हो जो सब्जेक्ट है वो डूवर नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट तो ये काम नहीं कर रहा। क्लियर? तो ऐसा कब होता है कि सब्जेक्ट डूवर ना हो? पैसिव में। और पैसिव की पहचान होती है क्या? हमेशा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो जैसा मेक वाला पैसिव की पहचान क्या होती है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बी का मतलब क्या होता है? इज एम आर, वोज वर, बीन और बींग। अब देखो वोज वर, मैंने कहा ना वोज वर, तो इसमें वोज आया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। क्लियर? इसका मतलब ये पैसिव में है। लेकिन इसमें तो ऐसा सीन नहीं है। इसमें क्या है? आपका जो सब्जेक्ट है वो डूवर नहीं है, तो पैसिव में होना चाहिए। अब जैसे मैंने क्वेश्चन ये लिखा, मान लो ही कैन रिपेयर इट, ठीक है, और ये एक्टिव में है। मतलब एक्टिव में क्यों है? क्योंकि इसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। बी का मतलब इज एम आर, वोज वर, बीन, बींग, ठीक है। और दूसरा जो सब्जेक्ट है ना, वही क्या आपका डूवर है, ठीक है। तो क्या ये एक्टिव में? इसको पैसे बनाओ, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट इट। अब मॉडल का कैसे बनेगा? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ही कैन रिपेयर इट, इट कैन बी रिपेयर्ड बाई हिम। ये बना दिया हमने, इट कैन बी रिपेयर्ड बाई हिम। अगर मैं इसको अब एक काम कर दूँ, यहाँ पे रिपेयर ना लिख के ना खाली रिपेयर लिख दूँ, वो गलत नहीं हो जाएगा। ये जो ये वाला पार्ट है ना, बाई वाला, ये होता है ऑप्शनल। इसको आप लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, ठीक है। क्लियर? तो अगर मैं रिपेयर लिख दूँ ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पैसिव की पहचान क्या होती है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी खुद भी अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है। तो बी आ गई, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं है। रिपेयर तो कौन सी फॉर्म होती है जी? फर्स्ट। हमें कौन सी चाहिए? थर्ड। नहीं बनेगी बात, ठीक है। सेम दिक्कत यहाँ पे है। इट कांट भी क्या लिखोगे यहाँ पे? रिपेयर्ड। हो गया जी क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो जो अलग से चीज़ें समझाएंगे ना आपको ये वाली, इनको एक बार समझ लेना आप, वीडियो को रिवाइंड करके आराम से, ठीक है। आगे देखो, ये भी कुछ वैसा ही है, पैसिव हुआ इसका कंसेप्ट है इसमें। देखो इसमें आपको दो एक्शन हो रहे होंगे, कौन कौन से एक बार पहचानना। एक तो ये जंप करने का, और दूसरा फाइन करने का। अब सिर्फ एक काम कर लो, जो एक्शन हुआ ना, इस एक्शन का डूवर कौन है? कार ड्राइवर, ठीक है। इसका डूवर कौन है? जंप करने का कार ड्राइवर। और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? यही है। मतलब अगर डूवर ही सब्जेक्ट हो ना, तो किस में होता है? एक्टिव में। हमें बस ये बताया कि डूवर ही सब्जेक्ट हो तो किस में होता है? एक्टिव में। आगे क्या काम हुआ है? इसने काम क्या किया था? जंप करने का, ठीक है। अगले में क्या हो रहा है? फाइन करने का, ठीक है। और फाइन करने का काम किसने किया? फाइन करने का काम किसने किया? सब्जेक्ट तो यही है, कार ड्राइवर, है ना, डूअर। इसका मतलब अब एक होता हूँ, कार ड्राइवर ने क्या किया? जंप किया ट्रैफिक लाइट को, ठीक है। और उसको फाइन किया गया कि ट्रैफिक रूल्स को उसने क्या किया? वायलेट किया। अब कार ड्राइवर ने जंप तो कर दिया होगा, क्या कार ड्राइवर ने खुद को फाइन लगाया होगा? ऑब्वियस सी बात है, कार ड्राइवर ने खुद को फाइन नहीं लगाया होगा। तो इस वर्ब का जो डूअर है ना, इस वर्ब का डूअर कौन है फाइन लगाने का? पुलिस रही होगी, लेकिन फिलहाल क्या है यहाँ पे? कार ड्राइवर। मतलब जो डूअर है ना, ठीक है, वो क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। डूअर आपका सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? इसका डूअर कौन है? कार ड्राइवर, वही सब्जेक्ट है। इसका डूअर कौन है? ट्रैफिक पुलिस रही होगी, लेकिन सब्जेक्ट कौन है? कार ड्राइवर। तो मतलब अगर डूअर सब्जेक्ट नहीं तो सेंटेंस किस में होता है? पैसिव में। तो पैसिव में तो अगर ये सेकंड फॉर्म है तो इसका पैसिव क्या बनेगा? वॉच फाइंड, यही बनेगा ना। लेकिन हमने तो क्या लिखा है? खाली फाइंड। तो इसका आंसर क्या बनेगा? वॉच फाइंड। डन इतनी बात। आगे चलो। ऑल द मेंबर्स रेज फ्रॉम देयर सीट्स। अब जो हमने थ्योरी वाली क्लास करी थी ना, उसको आप एक बार देख लेना, ठीक है।
इसमें चीज़ें पढ़ा रखी, मैं थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। ये आपके पेयर थे, कन्फ्यूजिंग पेयर जिनको हमने कहा था। ये पहली फॉर्म, दूसरी और तीसरी, राइज रोज राइजन और रेज रेज रेज्ड। इन दोनों में एक ही फ़र्क था, ये तो होती ट्रांजिटिव और ये क्या होती है इंट्रांजिटिव। मतलब अगर ऑब्जेक्ट है तो ये लिखना, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये लिखना, यही फ़र्क था इनमें। अब देखो ऑल द मेंबर्स, इसके अगर आप एक बार ट्रांसलेशन करोगे तो क्या करोगे, सारे के सारे मेंबर्स अपनी सीटों से उठ गए न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन को वेलकम करने के लिए। तो इसका मतलब जो हिंदी बनेगी ना, क्या बनेगी, उठना। ठीक है, उठाना तो नहीं है, उठना। तो जब इस तरीके की ट्रांसलेशन हो तो आपको ये वाली वर्ब यूज़ करनी होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है उठना, उगना, बढ़ना। नीचे वाले का मतलब उगाना, उठाना, बढ़ाना। ठीक है, तो देखो ये तो हिंदी से हो गया। अब वैसे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कॉन्सेप्ट लगाना हो तो कैसे लगाओगे। इस सब का कोई ऑब्जेक्ट है क्या, देखो फ्रॉम प्रेपोजिशन, वो प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब अगर आप ये वर्ब लिखना चाह रहे हो तो लिखो शौक से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट हो ना सेंटेंस में। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सही कैसे करोगे, ऐसी वर्ब लिख दो ना जिसका ऑब्जेक्ट की नीड ना हो। अब रेज कौन सी फॉर्म है यहाँ पे, सेकंड, तो इसको रिप्लेस कौन करेगा, सेकंड। क्या लिखोगे यहाँ पे, रोज। क्लियर इतनी बात, अगले पे आ जाओ जी। देखो ये भी हमने पढ़ा था कि ये जो हैंग्ड और हंग होता है ना, ठीक है, हंग आपकी पहली फॉर्म होती है, उसकी 2/3 फॉर्म होती है, एक हैंग्ड होती है और एक हंग होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है फांसी पे चढ़ाना और इसका मतलब होता है कुछ चीज़ को हैंग करना, लटकाना, टांगना। जैसे हमने ये बोर्ड है ना, डिजिटल बोर्ड है, वॉल पे क्या कर रखा है, हैंग कर रखा है। ठीक है, ये एसी क्या कर रखा है, हैंग कर रखा है। तो देखो द मैन हैंग्ड हिज कोट, मतलब आदमी ने कोट के फांसी लगा दी। ठीक है, आउटसाइड, बाहर, बिफोर एंटरिंग द ऑफिस, ऑफिस में आने से पहले उसने कोट के फांसी लगा दी। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, ये हो सकता है ऑफिस में आने से पहले उसने अपना कोट बाहर टांग दिया हो। तो टांग दिया तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, हंग, सेकंड फॉर्म। थर्ड भी यही होती है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, क्लियर इतनी बात।